गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी IB के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज। इस सीरीज को ध्यान से आपको देखना है। रीज़न ये है कि इस सीरीज के अंदर SSC के सवाल भी इंक्लूड किए गए हैं, CDS के सवाल भी इंक्लूड किए गए हैं। जहाँ कहीं भी नीड होगी कि किसी पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल मैं उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो इस सीरीज का आज हमारा ये सेकंड वीडियो है। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को आपका काम क्या रहेगा भाई, जल्दी से क्वेश्चन को रीड करें, तुरंत के तुरंत उसे अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। और हमारा फोकस ये रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस, अगर कोई सवाल इजी है तो उसे बिल्कुल हम लोग माइंड में करें। इसके पीछे का जो रीज़न है वो बड़ा ही सिंपल सा है कि एग्ज़ाम जो है आपके वो सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है। नॉलेज लिमिटेड है, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ठीक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जल्दी से नॉलेज आ जाता है। बट स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उन चीज़ों को जो आपने गेन कर ली है उनको एग्जाम हॉल में कैसे अप्लाई करें। तो अपना सारा का सारा जो फोकस रहेगा वो अपनी स्पीड को मेंटेन करने पर रहेगा। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, एक 7 डिजिट आपको नंबर दे रखा है और पूछ रहा है x की किस वैल्यू के लिए ये आपका 72 से डिविजिबल है। नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूं। नंबर दे रखा है इसने 9, 1, 8, 7, 6 x और 2। 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 72 को ब्रेक करके लिखते हैं 8 इंटू 9। ठीक है, इसे ऐसे ब्रेक नहीं करना है जैसे 12 इंटू 6 करोगे तो भी 72 होगा, 24 इंटू 3 करोगे तो भी आपका 72 होगा। रीज़न ये है कि आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी आती है, आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी आती है। अगर इसे आप 12 इंटू 6 लिखेंगे तो फिर 12 के लिए लॉजिक लगाओगे, 6 के लिए लगाओगे, 6 में भी 3 इन्वॉल्व है, 12 में भी 3 इन्वॉल्व है, तो समस्या पैदा होंगी। इसलिए इनको हमेशा इसी फ्लो में ब्रेक किया जाता है। डील करें 9 की डिविजिबिलिटी अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, सारे के सारे नंबर का सम करो और 9 से डिवाइड कर दो और जहां 9 बन रहा है उसको हटाते जाओ। जैसे 9 बन गया, 8 और 1 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया। तो हम कह सकते हैं कि 6 + x में 9 का डिवीजन होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। और कोई भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई इसको जस्टिफाई नहीं कर रही है, इसका मतलब यही आंसर है। क्या 8 के लिए चेक करें? नहीं भाई, कोई नीड नहीं है। 632 में 8 का डिवीजन भी करोगे आप तो भी आपका रिजल्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 9 से अगर चेक करते तो सिर्फ एक ही पार्ट को चेक करना था, आगे वाला पार्ट आपका एज इट इज हो जाता। देखो 21 सेंटीमीटर हाइट के शंकु के छिन्नक या फिर फ्रस्टम के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा। फ्रस्टम आपको पढ़ाया जा चुका है कि पिरामिड वाला फ्रस्टम कैसे बनता है, कोन का फ्रस्टम कैसे बनता है। ठीक है, ये कोन था, यहां से आपने काट दिया, ऊपर वाला पार्ट गायब कर दिया, यही आपका कोन का फ्रस्टम है। कोई बच्चा इसकी थ्योरी पढ़ना चाहता है तो सर्च कर ले फ्रस्टम बाई वासु सर, आपके सामने वो वीडियो आ जाएंगे जिसमें पिरामिड से भी बनाया था, जिसमें कोन से भी बनाया था। अब डेटा देखो क्या दे रखा है इसने। एक रेडियस आपकी 3 है तो छोटे वाली को ले लिया 3, एक रेडियस आपकी कितनी है 5 और हाइट इसकी कितनी है भाई 21। फ्रस्टम का जो वॉल्यूम लिखा जाता है उसको हम लोग लिखते हैं 1/3 पाई इंटू में हाइट। फिर इसको अगर मैं r मानता हूं, इसको मैं कैपिटल R मानता हूं, तो यहां लिखा जाता है r² प्लस r इंटू आर। एग्जाम में क्या करते भाई इस सवाल में, एग्जाम में सीधा सा काम ये था 1/3 आपने लिखा, फिर इंटू में पाई लिखा, पाई बता रखा है 22/7, फिर आपने लिखा हाइट 21 हो गई, फिर देखा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, फिर 5 गुणा में 3 आपका 15 हो गया, r² r इंटू आर। 25 में 15 ऐड कर दिया 40 और उसमें 9 ऐड कर दिया, तो यहां पर क्या बन गया आपका 49 लिखा जा सकता है। 7 3 21 से 21 कट गया,
असल में आपको इसी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें एक दिमाग ये लगा सकते हो, जैसे यूनिट डिजिट से हम लोग लगाते 9 गुणा 2 18, बट आपने देखा ए और ऑप्शन डी आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई आप सीधे सीधे दिमाग लगाओ कि 22 को मैं गुणा कर दूं। देखो ये आपको सीखना है। 49 को आप रीड कर सकते हैं 50 - 1 लिख करके रीड नहीं करना है। 22 को 50 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 गुणा 5 110, 1100 आ गया। उसमें से 22 को लेस करना है, तो सीधे सीधे आपको पता चल गया कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा। 1100 में से 22 चला गया 1078। ठीक है। यूनिट डिजिट पर क्यों फोकस किया भाई, ऐसी आपको आदत डेवलप करनी है कि सारी की सारी चीजें मल्टीप्लाई में आएंगी। कई बार मान लो इसी डेटा के अंदर एक ही नंबर का यूनिट डिजिट 8 होता तो क्या करते, उसे टिक मारते, हमें नहीं मतलब है मल्टीप्लाई से क्या रिजल्ट आएगा। तो ये छोटे छोटे सुधार हैं जो आपको करने हैं। लैंग्वेज को रीड करना भाई, इस सवाल की लैंग्वेज देखो क्या कहा। एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज के नॉन स्टॉप चलती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और रुकने के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत चाल औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन है, अगर वो नॉन स्टॉप चले उसकी स्पीड 80 मेंटेन रहती है, लेकिन जर्नी के अंदर बीच बीच में स्टेशन आते हैं, चलती तो वो 80 की स्पीड से ही है, लेकिन रुक गई तो वहां पर स्पीड 0 हो गई। तो ऑल ओवर जर्नी का कंक्लूजन निकालते हैं तो स्पीड मेंटेन होती है 64 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे ये सवाल कर सकता है, जैसा एक तो इसने कर ही रखा है कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, कल को ये भी कह देगा कि वो 80 मिनट में कितनी देर रुकती है, आधे घंटे में कितनी देर रुकती है, 1 घंटे 40 मिनट के अंदर वो कितनी देर रुकती है, 5 घंटे में कितनी देर रुकती है। तो ऐसे सवाल यहाँ पर बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक डिस्टेंस अज्यूम करो। डिस्टेंस भी कैसे भाई, 80 और 64 का HCF देखना क्या होगा, 16 4 64, 16 5 80, 16 हो गया। तो हमें डिस्टेंस अज्यूम करनी है जिसमें 80 और 64 का भाग चला जाए। 16 दोनों के पास से इन्वॉल्व कर लिया, 80 के पास क्या बचा हुआ है 5, और 64 के पास एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ था 4। ये हमने कर ली डिस्टेंस अज्यूम। अगर वो नॉन स्टॉप चलेगी तो टाइम कितना लेगी, तो देखना डिस्टेंस में 80 का डिवीजन करेंगे, 16 5 80 कट गया, तो इसका मतलब नॉन स्टॉप अगर चलेगी तो 4 घंटे लगेंगे। अगर स्टॉपेज के साथ चलेगी तो कितना टाइम लगेगा, इसमें 64 का डिवीजन करना है तो 16 4 64 कट गया, तो कितना टाइम लगेगा 5 घंटे। तो इस जर्नी के अंदर जो इसने तय की है 5 घंटे में, 1 घंटे ये ट्रेन क्या है खड़ी रही है और 4 घंटे ये चली होगी, क्योंकि 4 घंटे में तो चल करके ही तो ये दूरी तय करती है। बस फर्क इतना आ जाता है कि वो रुक जाती है तब स्पीड 0 है, उसकी वजह से टाइम इसे ज्यादा लगता है। तो आपने देखा इस जर्नी को नॉन स्टॉप चले तो 4 घंटे लगेंगे, वैसे 5 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे का हो गया इसका स्टॉपेज। तो आप ये कह सकते हो ये जो जर्नी तय कर रही है इसके 1/5 पार्ट के अंदर ये ट्रेन रुकी रहती है। अब कोई भी सवाल हो, जैसे इसने कहा कि 1 घंटे में कितनी देर रुकेगी, तो आप कह सकते हो कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। इसके 1/5 पार्ट ही आपकी रुकी रहेगी, इसका मतलब यहां पर टाइम कितना आएगा 12 मिनट। यहीं पर कह सकता था कि भाई 3 घंटे के अंदर कितनी देर रुकी रहेगी, तो 1/5 कर दो 3 का, जो भी आपका टाइम निकल के आएगा उसका आपको जस्ट 1/5 करना है, उतनी देर वो रुकी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसका क्या लॉजिक है और इसको कैसे डील करते हैं। अगले सवाल की लैंग्वेज को रीड करना। सॉरी, ट्राइंगल एबीसी में BC पर बिंदु P है जिसे BP और PC का रेशियो 2:3। Q बताया है BP का मिड पॉइंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ और ABC का एरिया। एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले तो। ये ट्राइंगल बनाया, BC के ऊपर पॉइंट है तो BC को नीचे की तरफ बना लेंगे तो डील करना आसान होगा। BC है, BP इसके ऊपर, एक P पॉइंट इसके ऊपर है 2:3, तो मैं मान लेता हूं P कहीं यहां होगा। ये दूरी 2 हो गई और ये दूरी 3 हो गई। फिर इसने क्या कहा, Q जो है वो इसका भी मिड पॉइंट है,
मिड पॉइंट है तो क्या कर दें, इस दूरी को कर दें 1:1 में, और ये इधर वाली आपकी 3 मेंटेन ही है, ये पॉइंट आपका क्यू हो गया। एरिया ऑफ ए बी क्यू, ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, ये ट्राइंगल आपने ले लिया। इस ट्राइंगल का एरिया ए बी क्यू और इसके साथ जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है ए बी सी, उसके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। एक बात बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/2, बेस इसका 1 और फिर इसकी हाइट। ट्राइंगल ए बी सी का लिखोगे तो 1/2, बेस इसी के ऊपर माना है तो 3 और 2 5। पिछली ही क्लास में मैंने एक बात डिस्कस की थी कि कितने भी ट्राइंगल बना लो लेकिन एक ही लाइन पर उनके बेस होने चाहिए, प्लस जो भी आप उनके बेस मानते हो उनके सामने के वर्टेक्स या फिर उनके सामने का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। उस केस में सभी ट्राइंगल्स की हाइट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जैसे इस ट्राइंगल की हाइट निकालोगे तो क्या होगी भाई, ये बेस माना, इसके सामने वर्टेक्स है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये एच आएगा। ट्राइंगल एबीसी का बेस ये है, सामने का वर्टेक्स ए है, परपेंडिकुलर डालोगे वही आएगा। तो आप कह सकते हैं एक ही बेस पर अगर ये दोनों हैं तो हाइट सेम होगी। 1/2 और h आपका कट जाएगा, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ गया, 1:5। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप की चित्रकारी नहीं करनी है। एग्जाम में क्या करना था भाई, सीधे सीधे आपने रेशियो देखा, डायग्राम भी नहीं बनाने की नीड थी इतना डिटेल के अंदर। ए बी सी का बेस आपका 5 और इसका बेस है 1, इसी रेशियो में एरिया होगा 1:5, सीधे सीधे आप टिक मार सकते थे। चलिए भाई सवाल नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर अपना 5, देखो कोस थीटा की वैल्यू 4/5 है, फिर कुछ वैल्यू आपसे पूछी गई है तो देखना जरा इसको कैसे डील करोगे। देखो कोस थीटा 4/5, ठीक है, ये किसको बताता है भाई, ये बेस को, ये किसको बताता है, ये हाइपोटेनस को। इनकी वजह से परपेंडिकुलर कितना आएगा, 3 आएगा। पता नहीं कितने सवाल हम लोग इस पैटर्न पर कर चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। आपका मन करे साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो। साइन थीटा कोस थीटा बाहर आ गया, कॉमन ले लिया। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 और दूसरी वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। कितना आ जाएगा, 3 × 4 12/25। ये छोटे छोटे सुधार हैं जो आपको करने हैं। आपको एग्जाम हॉल में अनवांटेड चित्रकारी नहीं करनी है। धीरे 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 आदत डाल लो, 2-3 महीने के अंदर आपको लत लग जाएगी। फिर आप भविष्य में कोई भी सवाल अटेम्प्ट करेंगे अनवांटेड लिखना ही पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जोर आएगा लेकिन प्रयास करना। अब देखो साइन थीटा कॉमन, कोस थीटा कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा है, पहले से साइन थीटा प्लस का साइन, दूसरे से कोस थीटा। तो यहां आपको क्या लिखना है ब्रैकेट में, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। दोनों के नीचे हाइपोटेनस है, एक के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक के ऊपर बेस है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7। 12/7 = 125। आगे लिखने की नीड थी नहीं आपकी, तो ऑप्शन यहां से, 1 मिनट, ऑप्शन तो जस्टिफाई नहीं हो रहा ना भाई। 12/7 = 125, ठीक है, इसको करेक्ट कर देना भाई। कोई सा भी ऑप्शन यहां पर ऐसा नहीं बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए हो सकता था लेकिन ऑप्शन ए के अंदर ऊपर 82 इसने डाल रखा है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी कि सुधार क्या करने हैं। देखना, यदि ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है, सी डी इस तरह की जीवा है कि ए बी सी डी आपका एक समलंब बनता है, ट्रेपीजियम बनता है। पहले तो डायग्राम बनाना है। आपका जो ए बी है वो इसका डायमीटर है, ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज बन रहा है। इसका मतलब यहां से आप ये तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामने एक लाइन ड्रॉ करोगे वो इसके पैरेलल होगी। ए बी सी डी आपको ट्रेपीजियम या फिर समलंब चतुर्भुज बनाना है, तो ये आपने बना लिया। ठीक, अब देखना जरा इसने क्या कहा है, एंगल बी ए सी की वैल्यू, बी ए सी की जो वैल्यू इसने दे रखी है वो दे रखी है 28 डिग्री। पूछ क्या रहा भाई, पूछ रहा है सी ए डी की वैल्यू क्या होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी सर्कल के जो सवाल आपसे सोल्व ना हो, गिनी चुनी 5 बातें हमने पढ़ी थी एंगल से रिलेटेड, अप्लाई कर दो कि आपको क्या क्या आता है, हर चीज़ को लिख ले जाओ। जैसे
डायमीटर ए बी है, इसकी वजह से सरकमफेरेंस पर एंगल 90 बनेगा। ये 90 है, इस ट्राइंगल के इन दोनों एंगल्स का सम भी 90 होगा, तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 62 डिग्री। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसी, एबीसीडी, आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होगा। ये 62 है, 180 में 62 लेस करोगे कितना आ जाएगा 60 किया 120, 2 भी लेस कर दिया, ये आपका 118 डिग्री। एक बात और भी पढ़ी हमने कि जब भी कभी दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करती है तो यहाँ एंगल x और y बना, तो यहाँ से आप कहते हो कि x प्लस वाई क्या होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब 118 और इन दोनों का सम 180 होगा। 118 में 28 जोड़ा, 110 के अंदर 20 जोड़ोगे तो 130 आ जाएगा, 8 8 16 146 आ गया, 146 ये आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बना है आपका वो क्या बन जाएगा 44 डिग्री। ये आपका हो गया यहाँ से। एक मिनट, क्या गड़बड़ हुई भाई, देखते हैं फिर से। 110 130 और 130 8 8 16, तो 130 के बाद 146, अच्छा ये बन गया आपका 34 डिग्री। कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है, तुरंत के तुरंत उसको डील कर लेना है। कई बार एसएससी ने इन सवालों को रिपीट कर रखा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कहा, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल आर क्यू पी के सिमिलर दे रखा है। जिस सीक्वेंस में ट्राइंगल दिया है एबीसी, उसी सीक्वेंस के अंदर ट्राइंगल आर क्यू पी को आप रीड करेंगे। ठीक है, ये बात कब रीड करनी होती है, जब आपको एंगल्स नहीं दिए होते हैं। ठीक है, एंगल्स जब वो दे देता है तो सीधे ही कहता है कि ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर आपस में सिमिलर हैं, तो वहां सीक्वेंस मैटर नहीं करता जब एंगल्स गिवन हो। तब आप एंगल्स के बेसिस पर कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई कौन सी बात आपकी जस्टिफाई करेगी, कौन सी बात जस्टिफाई नहीं करेगी। यहां पर जो सीक्वेंस दे रखा है उसी सीक्वेंस में आपको ये बातें माननी है। कुछ डेटा दिया, फिर क्या कहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है 9/4। मैंने आपको बार बार कहा है कि सिमिलरिटी जो है असल में साइन रूल है, और ऑल ओवर जब सारा का सारा आप सिमिलरिटी को पढ़ लेते हैं तो आप पाते हैं कि असल में देखा जाए तो यूनिट को बैलेंस करने की ही एक आर्ट है। यूनिट को बैलेंस करने की कैसे आर्ट है, एरिया का जो रेशियो है वो होता है एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर। एरिया से लेंथ पर जाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर पर जाओगे तो क्या करोगे, अंडर रूट करोगे, तभी सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही लेंथ से एरिया पर जाओगे तो लेंथ का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात है कि एरिया का अंडर रूट किया लेंथ आ जाएगी, लेंथ का अंडर रूट किया एरिया आ जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं ये आपका सारा टाइम बचा देती है। इवन दो मेरे हिसाब से तो यहां पर आपको ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल आर क्यू पी भी लिखने की नीड नहीं थी। मेरे हिसाब से ऐसी कोई नीड नहीं थी कि आप ये भी लिखें। पी क्यू आर और एबीसी के एरिया का रेशियो 9:4 है, मतलब पी क्यू आर का एरिया 9 है, एबीसी का एरिया आपका 4 है। लेंथ आपको चाहिए, लेंथ आपको कौन सी चाहिए भाई, बीसी चाहिए, तो आपने यहां पर इसकी लेंथ लिख दी है बीसी। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर और एबीसी का एरिया 9/4 है, अंडर रूट कर दोगे तो पी क्यू आर की लेंथ कितनी आएगी 3 और एबीसी की कितनी आ जाएगी 2। तो इसका मतलब एबीसी की जो लेंथ है वो निकल के आएगी 2 और यहां पर इस ट्राइंगल की लेंथ कितनी आ जाएगी 3, 2:3 बीसी की वैल्यू। अब एक बात ऑब्जर्व करना, बीसी के साथ कॉम्बिनेशन कौन बना रहा है, बीसी के साथ कॉम्बिनेशन इसी सीक्वेंस में रीड करना है। एसी होता तो आरपी, अगर ए बी होता तो आर क्यू। बीसी आपसे पूछा है तो बीसी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है क्यू पी, तो वहां से क्यू और पी मतलब पी क्यू की वैल्यू रखोगे कितनी आपकी 10। बीसी की जो वैल्यू है यहां से आ जाएगी आपकी 20/3। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। सुधार करना है, ये सवाल आपके सीजीएल मेंस में भी आते हैं इस टाइप के। और फाइनली देखो क्या करना था बात को समझो, पूछा क्या है बीसी लिख दिया, बीसी के साथ कॉम्बिनेशन कौन बना रही है ट्राइंगल ए बी सी, बीसी लास्ट में है तो उधर क्यूपी है, तो दूसरे ट्राइंगल की साइड आपने लिख दी 10, पी क्यू को लिख दिया नीचे क्या लिख दें रेशियो,
लेंथ का लिखना, एरिया का दे रखा है 94, अंडर रूट करोगे 3:2 आ जाएगा। ध्यान रखना ABC वाले में 2 आ रहा है और PQR में 3 आ रहा है, तो BC के अपोन में 2 आ जाएगा, इसके नीचे 3 आ जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर दिख रहा है 20/3, तो यहां से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप उस बच्चे से आगे नहीं हुए? ये है अपनी एग्जाम अप्रोच, अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलना। ये जो नीचे आपको मार्क्स दिख रहे हैं 200 आउट ऑफ 200, ये ऐसे नहीं आते, इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं, इसके आसपास तो कई बार आ चुके हैं। इसके पीछे रीजन यही होता है कि हर पार्ट पर काम करना होता है। जहां कहीं आपको ये लगे कि सवाल नकली है, सारा टाइम निकाल ले जाओ, बचा ले जाओ सारा का सारा। एक भीड़ है, वो क्या करेगी, चित्रकारी कर रही है वहां पर। अरे एक बात बताओ, वो प्रैक्टिस आप पहले क्यों नहीं कर लेते? अगर आपने सपना ही देखा है कि नहीं मैं इंस्पेक्टर बनूंगा ही बनूंगा, तो आप घर के ऊपर मेहनत क्यों नहीं करते? कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं मुझे ऑफलाइन के अंदर, इवन ऑनलाइन के अंदर भी मैसेजेस आ जाते हैं कि हर रोज सर मैं मैथ्स के 100 सवाल के आसपास लगा लेता हूँ। मुझे एक बात बताओ, हर रोज 100 सवाल लगाओगे, महीने में 3000 सवाल हो गए आपके, साल में 36,000 सवाल। तो गिने चुने 4-5 हज़ार है पूरी मैथ्स के अंदर, बाकी तो सब वही है कि इधर से इधर वैल्यू चेंज कर दी, वो कर दिया, ये कर दिया। मतलब यूनिक टाइप के भी सवाल ढूंढोगे तो मेरे ख्याल से आपको 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा सवाल नहीं मिलेंगे। बाकी तो वैल्यू चेंज है। 4-5 हज़ार इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ की लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। तो साल में आप इतनी मेहनत करते हो और फिर भी ये कहते हो कि सर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा स्कोर में। कैसे होगा भाई? इम्प्रूवमेंट में असल में आपको टाइम बचाना पड़ेगा, वही इम्प्रूवमेंट है। बार बार मैं आपको यही बात रिपीट करता हूँ कि अरे नॉलेज आ जाएगा, टाइम बचाना सीखो, टाइम बचाना सीखो, उसी से सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बच्चे ने मान लिया कि बस मेरे को सवाल सोल्व करने आते हैं, मैं मैथ का राजा हो गया। मना नहीं कर रहा हूँ, आपको आती है मैथ, लेकिन एग्जाम की जो डिमांड है कम से कम उस रास्ते पर तो चलने का प्रयास करो। तो बस सीख लिया, टिपिकल से टिपिकल सवाल है, मैं कभी डील करना ही प्रीफर नहीं करता। जो वाहियात सवाल होते हैं देखते ही पता चल जाता है, ना तो किसी एग्जाम ने पूछ रखा है, मनगढ़ंत सवाल है, क्यों टाइम किल करें? अपना उद्देश्य इंस्पेक्टर बनना है तो वैसी मेहनत करें जिससे बन जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, दिमाग पर बिल्कुल जोर आएगा। लेकिन एक टाइम के बाद कहोगे हाँ गुरुजी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, कुछ आप खुद से और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपके नतीजे हैं वो और भी बेहतर निकलेंगे। देखना भाई, एक सवाल है आपके सामने, रूट एक्स इनफाइनाइट। ठीक है भाई, इसका रिजल्ट 1/2 है। तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, देखो पहले आपका जो अंडर रूट एक्स है इसे आप लिख लो, इसकी पावर x की पावर 1/2 लिख लिया। उसके बाद रूट एक्स इनफाइनाइट तक है, उसे खत्म करना होता है इनफाइनाइट के। अब आपको पता है कि रूट एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू में क्या दे रखी है 1/2, तो ये एक टर्म तो अलग रख ली और पूरे की वैल्यू अगेन क्या लिख दिया आपने 1/2 लिखा। ये क्या बनेगा भाई, x की पावर 1/4 बराबर 1/2। क्या कर दें भाई, पावर 4 कर दो। x बराबर पावर 4 करोगे 2 4 4 16, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/16। ये सवाल इतना नकली था कि आप इसे माइंड में कर सकते थे, नीड भी नहीं थी पेन तक टच करने की। कैसे? एक तो पता है आपको कि जब भी कभी इनफाइनाइट के कॉम्बिनेशन होते हैं चीज़ें रिप्लेस होकर सोल्व होती हैं। जितने सवाल हमने किए, ये सवाल मान लो भविष्य में और भी कोई सवाल बनाएगा, मतलब रिप्लेस करके होंगे, मतलब होंगे, लॉजिक वो एक ही है। इसका मतलब आपको वैसे सारे सवाल आने लग गए, टाइम बचाना है। 1/2 दिख रहा है, ऊपर रिप्लेस कर दिया, x की पावर 1/2 ऑलरेडी है, तो x की पावर 1/4 हो गई। सारा सिखा रखा है कि वो जुड़ती नहीं है, क्यों मल्टीप्लाई होती है, एक एक रीजन बता रखे हैं। पावर 4 करनी है, 1/2 की पावर 4 करोगे 1/16 बनेगा। ऑप्शन सी पर टिक मारा और आगे निकल गए। चलो भाई अगला सवाल देखना। ये सवाल हमेशा ही आपके कैलकुलेटिव नेचर के होते हैं, इसलिए इनको मैं शामिल भी करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके सामने सुंदर सटीक सवाल रख दें और आप खुश हो जाएं कि बस इस बार अपना ही। हर टाइप के सवाल हमें करने हैं, कैलकुलेटिव हैं, कैलकुलेटिव करेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल कंज्यूम होगा, करके भी बताएंगे। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,956 के मूल्य पर बेचा जाता है। दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर 18% का लाभ, दूसरी पर 16% की हानि। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है,
अगर ये सवाल ऐसा होता कि दो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 18% का प्रॉफिट, दूसरे को 16% का लॉस, ऑल ओवर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, तो उस केस में आपको सीधे सीधे बताया था कि 100 की चीज 118 में, 100 की चीज आपकी 116 के अंदर। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 200 रुपए की चीज इधर, सॉरी 100 की चीज 118 में, 100 प्लस 16 18, और दूसरी 100 माइनस 16 ऐड करोगे ओवरऑल, तो आपको पता चलेगा कि 2 रुपए का आपको लॉस हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है, किस पर, 200 पर। तो रिजल्ट क्या देता था, 1%। ये कब की बात है, जब कॉस्ट प्राइस सेम होती है। कुछ कुछ एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर ऐसी चालाकी कर देता है कि बच्चे ने रट रखा है सेलिंग प्राइस के ऊपर ही हिट करेगा, उसे हम कुछ भी दे दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, पढ़ाते टाइम डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक, देखो यहां पर आपको कहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है और रिजल्ट परसेंटेज में पूछ रहा है, इसका मतलब इस बात का कोई औचित्य नहीं है, इसको साइड में कर दो। ठीक है, पहला आर्टिकल 18% के प्रॉफिट पर सीपी 100 118 जो कट रहा है उसको काट दो भाई, 50 का आर्टिकल 59 में आपने बेच दिया। दूसरे में क्या हुआ, 16% का लॉस, 16 अपॉन में 100 करोगे, 4 से कटेगा 4 अपॉन 25, 25 रुपए में आर्टिकल खरीदा, बेच कितने में दिया भाई, 21 रुपए में। एक काम तो ये करना है, इंपॉर्टेंट एक बात ये निकल के आ गई भाई, आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। कैसे इक्वल करोगे भाई, इक्वल करने का तरीका, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, तो इस 21 को कर दो आप ऊपर गुना, इस 59 को कर दो आप नीचे गुना। ठीक है, 21 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 105, और एक लग गया 0। 25 को इससे करना है, अब देखो 25 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 25 को 6 से किया 150 हो गया, एक 0 लग गया 1500। एक कम से करना था तो 25 लेस कर दोगे तो 1475, एडिशन कर दिया दोनों का, 5 7 5 12, 5 और 2, 25 25 क्या आ गई कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको देखनी पड़ेगी, तो यहां पर देखना जरा सेलिंग प्राइस की अगर हम लोग बात करें, या तो आप इसको क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका तो ये है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखो 50 रुपए की चीज को कितने में बेचा है, 59 में, 9 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट, और गुणा 21 से करना है तो 21 गुणा में 9। तो यहां से आप सीधे सीधे कह सकते थे कि जो पहली वाली वस्तु है, डिफरेंस कितने का देखना, 9 का, पहले आर्टिकल को 9 से गुणा करके आपने लिखा 189 का प्रॉफिट हुआ। दूसरा आर्टिकल देखना जरा, कितने के लॉस पर जा रहा है, 4 के लॉस पर जा रहा है, तो इसका मतलब लॉस हो गया, और 59 से गुणा करोगे तो 59 इंटू 4 का आपका लॉस आ जाएगा। तो यहां से गुणा कर दिया मैंने 4 से, 9 4 आपका 36 हो गया, 5 गुणा में 4 आपका 20। एक मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग, देखो 4 का लॉस हुआ, 9 4 36, 4 5 20 और आपका 23 लिखा जा सकता है। इतने का प्रॉफिट, इतने का लॉस, ऑल ओवर जब आप कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, इसमें से इसको लेस कर दो, 6 में से 9 चला गया, 7 बचा, ये आपका 9 हो गया, ये आपके पास बन गया 4, और यहां पर ये मामला आपका सेट हो गया। 47 का लॉस हुआ किस पर, 25 पर, प्रतिशत में बदलना है, गुणा कर दो 100, 25 से काटोगे 4 बार, ये कितना आ जाएगा 101, गुणा किया 7 4 आपका 28, 4 4 16, 17 18, 101, डिवीजन किया भाई एक बार 101 का, लगभग आपके पास कितना, अच्छा 1.1 के आस, सॉरी ऑप्शन 2 ही बन रहे हैं आपके पास, एक तो आपका ऑप्शन क्या है प्रॉफिट के अंदर, एक आपका ऑप्शन लॉस में 1 के बाद, तो ये आपका आंसर हो गया। एक नई चीज़ मैंने यहाँ पर ढूंढने का प्रयास किया था, उम्मीद है आपको ये नई बात पसंद आई होगी। अगर किसी बच्चे ने पिछला सेशन देखा है तो हमने उस केस में क्या किया था, टोटल फाइंड किया था। ठीक है, इस बात को मार्क कर लेना, ये समझना कि आपका जो टीचर है वो आपके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा मेहनत करता है, कि टाइम बचाना है, टाइम बचाना, इनमें टाइम किल होता है। किसी भी सवाल में अगर मैं पहली बार उसको देखता हूँ, बिल्कुल मैं उस सवाल को 1 घंटा देने को भी तैयार हो जाता हूँ कि यार इसमें कैसे टाइम बचाया जाए। तो एक पार्ट अपने को यहाँ दिख रहा है जहाँ पर टाइम बच रहा है, कि हम टोटल सेलिंग प्राइस ना फाइंड करके सीधे सीधे यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का जो रिलेशन है वो निकाल लें, कैलकुलेशन आसान होगी। आगे वाला पार्ट है
मतलब कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो डील हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, ये बात भी आपको माइंड में याद रखनी है। अगला सवाल देखना भाई, अगला तो नकली सा ही सवाल है। देखो साइन 44 अपॉन में कोस 46 दोनों का सम 90 आ रहा है, इसका मतलब साइन ए बराबर कोस बी। कई बार पढ़ चुके हैं, पहली वाली जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। साइन स्क्वायर 60 कितना बन जाएगा 3/4, कोस स्क्वायर 45 1/2, सेक 60 की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इसे हम लोग कर लेते हैं सोल्व। ये तो बन गया आपका 3, इसमें से इसको लेस करोगे तो 1/4 बनेगा। ठीक है, 3/4 में से हाफ चला गया और इसमें ऐड करना है 3, 3 + 1/4, 4 3 12 और एक 13 अपॉन में 4 आपका रिजल्ट आ गया। ये नॉर्मल सा एडिशन था, एलसीएम लेकर भी कर सकते थे। चलो भाई, एक अगला सवाल है। मेरे ख्याल से इस सवाल पर अब तक हर बच्चे ने कमांड बना ली होगी, तो आज इस सवाल को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। डिटेल में मेरे ख्याल से मैंने इसको 7-8 बार एक्सप्लेन कर दिया है। जो बच्चे रेगुलर मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी उन्हीं के प्रति बनती है। ठीक है, तो क्या करें, इसको एग्जाम अप्रोच से डील करते हैं। कई बार मतलब ये जो आपका पैटर्न है अलजेब्रा में मोस्ट रिपीटेड पैटर्न आप इसको कह सकते हो। सबसे ज़्यादा बार अलजेब्रा के अंदर एसएससी एग्जाम होती हैं, उनमें रिपीट किया गया है। करना क्या था भाई, a³ + b³ + c³ - 3abc। क्या करोगे, इक्वल में a + b + c। फिर आपके पास a² b² c² है नहीं, तो क्या करते हो a + b + c का होल स्क्वायर करते हो 36 माइनस 3 इंटू में ab bc ca, 3 गुणा में आपका कितना आ जाएगा 5 15, 6 इंटू में ये आपके पास कितना बचा भाई 21, तो रिजल्ट कितना आ गया 126। ये इसका समाधान है। सीधे सीधे एक लाइन में चाहे तो आप कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट्स में अच्छे तरीके से शामिल कर लिया होगा। देखो 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 62 kg और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। आपको जब रेशियो पढ़ाया था एसएससी के लिए, सॉरी एवरेज पढ़ाया था, तो आपको एक बीवी कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को सुधारेंगे, टाइम बचेगा। ठीक, मुझे उम्मीद है आपने उस पर ठीक ठाक काम कर रखा होगा। उसी से इस सवाल को डील करते हैं। एक देखो एवरेज दे रखा है, कितने स्टूडेंट हैं वो भी बता रखे हैं। वो इसलिए बताता है कि बच्चा उनके साथ डील करे। आपसे लास्ट में एवरेज ही पूछ रहा है। उस पार्ट को जिसमें इसने ये कह रखा है 60 स्टूडेंट्स हैं, इसकी नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर चुका है कि 40% स्टूडेंट, 40% का मतलब 2/5। अगर आपके टोटल स्टूडेंट 5 हैं तो उनमें से 2 आपके पास क्या होंगी भाई, गर्ल्स होंगी। ये आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो आपके पास होनी चाहिए कि इसका मतलब ये है 60 को काम में नहीं लेना। अब देखना लड़कों का औसत वजन कितना है 62, लड़कियों का औसत वजन कितना है 55। तो जो छोटी वैल्यू है हम उसी पर डील करते हैं कि 55 अपनी क्या होगी बेस वैल्यू, कि भाई 55 तो पूरी क्लास का ही वजन है। लड़कियों का वजन 55, हर एक लड़की का 55। लड़के का वजन क्या करोगे, तो बेस वैल्यू 55 मानी हो तो उसको रीड कैसे करते थे 55, और प्लस कितना है 7 ज्यादा 62 है ना। तो आप ये कह सकते हो कि यार 55 लड़कियों का चल रहा था, लड़कों का 55 तो है ही, लेकिन हर लड़के के पास 7 kg वजन एक्स्ट्रा है। लड़के हैं कितने भी 40% लड़कियां, 60% लड़के, टोटल 5 माने 3 लड़के हैं। तो तीनों लड़कों के पास 55 के कंपैरिजन में 7-7 kg वजन एक्स्ट्रा है। मेरे साथ सोच के देखो, लड़कियां 2 हैं 55, लड़के 55 + 7, 55 + 7, 55 + 7 लिखा। 55 तो मेंटेन है सबके पास ही, लेकिन ये जो 7 है ये 3 लड़कों के पास है। इन तीनों को जोड़ो, जोड़ दिया कितना हो गया 21। किस में बांट दो, इन 5 में बांट दो। 21 में 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार चला गया सीधे सीधे, फिर आपका 2 बार और चला जाएगा 4.2, 59.2 आपका यहां से हो गया रिजल्ट। मेरे हिसाब से इस सवाल की एग्जाम अप्रोच है माइंड में। क्या किया, 55 वाला मामला बैलेंस, 3 लड़कों के पास 21 किलो वजन एक्स्ट्रा है, 55
इस 21 को साइड में कर देते हैं तो एवरेज मेंटेन है। इसे 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.2। एडिशन किया, रिजल्ट कितना आ गया 59.2। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि असल में मामला क्या है और क्यों हम लोग इतनी कोशिश करते हैं कि सवाल आपका माइंड में हो जाए। चलिए भाई, सवाल नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, एग्जाम अप्रोच से डील कर लेते हैं। हर एक सेशन को मैंने पिछले सेशन में ही कहा था कि एसएससी का बच्चा है, चाहे सीडीएस का है, स्टेट लेवल का है, रेलवे के बच्चे भी, वो भी ये ना सोचे कि सर आपने हमारे रेलवे के मॉक टेस्ट बंद कर दिए। देखो भाई, ऐसा है, मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई मिलेगा नहीं जिसने आपको सिलेबस भी करवाया हो, जिसने आपको रिवीजन भी करवाया हो और जिसने आपको मॉक टेस्ट भी लगवाए हो। लगभग 90 डेज में ये हुआ था, 15 डेज में ये हुआ था, 25 डेज में ये हुआ था। आपको मैं 130 लेक्चर अगर आप काउंट करोगे तो अराउंड 150 घंटे आपके निकल के आते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने किस बच्चे को यूट्यूब पर कितना पढ़ा रखा है, उसी के हिसाब से मैं हर सवाल की एक्सप्लेनेशन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन ऐसी भी नहीं है कि मैं उसको डिटेल में XYZ मान करके बता दूं। तो आपको क्या करना है, साथ साथ मेहनत करनी है। रेलवे में कोई समस्या नहीं है, मॉक टेस्ट का लेवल बढ़ गया है तो क्या समस्या हो गई भाई, भविष्य में भी आपको भी एग्जाम देनी है। रेलवे में मान लो टिपिकल सवाल आ गए तो क्या करना है, तो सीखो यहाँ से। ऐसा नहीं करना है, इस टाइप के वाहियात कमेंट ना किया करें कि सर सीजीएल की सीरीज, ये सीरीज, वो सीरीज। हर सीरीज जिस एग्जाम का नाम लेता हूं, जैसे रेलवे को पढ़ाते टाइम कभी भी ये नहीं कहा था कि बैंक के बच्चे इसको पढ़ लेना। ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर पहले वाला तो कहा था, क्योंकि मॉक टेस्ट में कुछ सवाल एडवांस के होंगे, कुछ अर्थमेटिक के होंगे, एडवांस वाले पूछे नहीं जाते हैं। तो देखना, 100 रुपए की चीज खरीदी, सॉरी, पहले चीनी 100 रुपए की आती थी, 17% रेट बढ़ गई, कितने में आएगी, 117 में। आदमी क्या कह रहा है कि भाई मैं तो 7% एक्स्ट्रा, मतलब पहले 100 रुपए जेब से खर्च करता था, आज मैं 7 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकता हूँ। दुकान वाले के पास गया, दुकान वाले ने कहा देखो भाई साहब बात ऐसी है, पहले महंगाई थी नहीं, सामान आता था 100 रुपए में, आज वही सामान 117 रुपए में आता है। तो अगर आपको उतना ही सामान, उतनी ही शुगर आपको चाहिए तो मुझे 117 रुपए पे करो। इसने दिमाग लगाया, इसने कहा नहीं, महंगाई बढ़ गई भाई, पॉकेट के ऊपर वजन नहीं डालना है, ऐसा कर, काम नहीं चलेगा 100 रुपए वाली से, तो तू ऐसा कर 7 रुपए और एक्स्ट्रा ले ले, मतलब 107 रुपए ले ले। जैसे कहा ना इसने 60% की वृद्धि, तो दुकान वाला क्या दिमाग लगाएगा, अच्छा 10 रुपए कम दिए हैं, 10 रुपए कम दिए हैं तो 10 रुपए की चीनी कम तोल दो। किसके बेसिस पर, ओरिजिनल जो भाव चल रहा है 117, और इसी को परसेंटेज में बताना है तो गुणा क्या कर दो 100, 2 लग गए 0। अब है आपका कॉमन सेंस, ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाई, 8 तो सभी में है, इसका मतलब 8 बार तो डिवीजन जा ही रहा है। गुणा करके देख लें, 8 7 आपका 56, 11 8 88, 88 में आपने 5 जोड़ दिया 93, 936, कितना बचा भाई 64, एक लगा दिया 0, यहां लग गया पॉइंट। ठीक है, इसको 120 मानोगे, लगभग मान सकते हो ना 120। 600 में डिवीजन कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये 5 से भी हल्का फुल्का आसपास चला जाएगा मेरे ख्याल से, 8 7 56, 11 8 88, 8 5 13। ठीक है, ये क्या होगा, इससे भी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अगर हम लोग 6 से डिवीजन करें मतलब 110 होता, 11 6 66, फिर तो काफी ज्यादा ऊपर चला जाता। आप मोटा मोटी 5 बार इसके अंदर डिवीजन कर सकते हो, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 8.5%। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको यहां पर ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में इसने क्या कहा, tan 4 थीटा बराबर कोट 40 डिग्री माइनस 2 थीटा कब इक्वल होता है भाई, पढ़ रखा है ना। tan a इक्वल्स टू में कोट b, कब a प्लस बी आपका 90 होगा। टेबल बनवाई थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो आप सीधे सीधे कहोगे कि भाई 4 थीटा और 40 डिग्री माइनस 2 थीटा, इक्वल मत कर देना, 4 थीटा प्लस 40 डिग्री माइनस 2 थीटा, इनकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। थीटा ही चाहिए, जोड़ दो, 4 थीटा, 40 तो राइट में चला गया, राइट में 50 बचा, 4 में से 2 चला गया, 2 थीटा बराबर आपका 50, थीटा की वैल्यू 25 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट। तो क्यों तनाव लेना है, वर्बली हो रहा है तो वर्बली करें। देखना जरा,
अगला सवाल बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य का 30%। देखो, सबसे पहली बात तो सवाल आपने पढ़ करके कंक्लूजन ये निकला कि भाई इनमें तीनों की इफिशियंसी चाहिए, ए की भी, बी की भी और सी की भी। ठीक है, बी के कंपैरिजन में ए 50% मोर इफिशिएंट, 50% 1/2 होता है, इसको 2 मानोगे, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सी की तुलना में बी 40% कम है, सी के कंपैरिजन में बी 40% कम है, 40% 2/5, ये 5 है, 2 कम कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 3। देखना, ए रेशियो बी 3:2 है, बी रेशियो सी आपका 3:5 है। ठीक है, सोल्व करना सिखाया था। ए बी सी का क्या आएगा, इसका इससे गुणा कर दोगे, ए का रेशियो 9, इसका कितना आ जाएगा 6 और इसका कितना आ जाएगा 10। जो चैप्टर पढ़ा रखे हैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि उनको ध्यान से कर लें। यहाँ पर क्या है, बेसिक इतने ज़्यादा नहीं समझाए जा सकते हैं, हिंट हर जगह करते रहता हूँ, साथ साथ मेहनत करें, 1 महीने में ही आपकी मैथ्स में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाएगा। सीख रखा है, चित्रकारी करनी है, नहीं करनी। चलो, अब क्या कहा, तीनों मिलकर के काम को 20 दिन में कर सकते हैं भाई, 20 दिन में करेंगे तीनों, 9, 6, 15 और 25। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। इसका 30% क्या होगा भाई, 3/10। किससे करवाना है, सी से, ये 10 आ गया। यहां से आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया और फिर कुछ कट रहा है क्या आपका, बाकी कुछ नहीं कट रहा। देखो 25 गुणा 2 50, 1 0, 5 गुणा 3 15, ये आपका हो गया यहाँ से रिजल्ट। 1 मिनट, क्या गड़बड़ हुई भाई, तीनों एक साथ एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। और फिर इसने कहा सी अकेला उस कार्य का 30%, 3/10 करना है। ये तो टोटल वर्क हो गया इसका 3/10 और करवाना किससे, हमें सी से। सी की इफिशियंसी 10 है भाई, कोई समस्या नहीं है। 1 0 से 1 0 आपका कट गया, 25 गुणा 2 50, इससे भी कट गया, 5 आ गया, 5 गुणा में 3 15। सी की तुलना में बी 50% कम दक्ष है, सी की तुलना में बी 40%, सॉरी ये आ गया। चलो भाई, मेरे हिसाब से तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, ये सारा का सारा मामला बैलेंस है। आप ट्राई कर लेना, ऑप्शन कैसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, 16 नंबर का देखना, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कहीं हल्की फुल्की कैलकुलेशन हो, गड़बड़ हो जाती है तो भी मैं आपको अगले सेशन में बता देता हूं, वो तनाव नहीं लेना है कि कैसे मिस्टेक कर दी। एक वस्तु को 30% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 547.40 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस क्या कर लो भाई, मार्क प्राइस x रुपए मान ली, एक डिस्काउंट 30% का कितने में जाएगी, 70 में, क्या होता है 7/10। अगला डिस्काउंट 15% का, 5% 1/20, 15% 3/20, या 15/100 लिखोगे, 5 से कटा 3/20। इसका मतलब अगर आर्टिकल की मार्क प्राइस 20 रुपीज़ है, ये बेस है, 3 की कमी होकर 17 में बेची जाएगी, तो जो भी वैल्यू उसका 17/20 पार्ट ये हो जाएगा। और ये किसको बता रहा है, 40, इसको बता रहा है। अब देखना जरा, कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 0 मल्टीप्लाई होकर पॉइंट खत्म कर देंगे, रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब चाहे इससे काट लो, इससे काट लो, जैसे इससे काटे 17 3 51, कितना बचा आपके पास, 3 बचा, 37 में 2 बार, 17 गुणा 2 34। ठीक है, 17 गुणा 2 34 आ गया। 1 मिनट, गड़बड़ हो रही है ना भाई, 17 3 51, 3 बचा, 54740, 17 3 51, 3 आपके पास बच गया, ये 37 है, 17 गुणा 2 34, 3 बचा और 17 गुणा 2 34। ठीक है, मैं ही गड़बड़ कर रहा था। 7 का डिवीजन करोगे, 7 4 28, 4 बचा, 7 6 42, x बराबर दिख रहा होगा 46 गुणा में 2 92, रिजल्ट कितना आ गया भाई 920। ठीक है, परफेक्ट रिजल्ट आते हैं, जहां आपको कंफर्ट जोन लगे उसी के थ्रू आप डील कर सकते हैं, सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ जाएगा। √x + 1 में √x 7 पैटर्न पढ़ रखे हैं, 8 वैल्यूज भी डिस्कस कर रखी हैं, तो कोशिश करेंगे कि सवाल माइंड में आपका डील होना स्टार्ट हो जाए। क्या करना है भाई, पहले कर दो इसका स्क्वायर, किस में चले जाओगे, x + 1/x, क्या होगा, √7 का स्क्वायर -2, 7 - 2 5 आ गया। फिर किस में जाना है, क्यूब में,
x प्लस 1/x बराबर 5 है। क्यूब में जाओगे तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 5, 125 में से 15 चला गया, रिजल्ट आ गया 110। वर्बली आप इस सवाल को डील कर सकते थे। अगला सवाल देखना भाई, क्या कहा अगले में, यदि वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती हैं, जैसे ही आपने देखा अंदर की तरफ काटती हैं, कोड वाली प्रॉपर्टी याद आ गई होगी। एक कोड आपकी ए बी है, दूसरी आपकी कोड क्या है, सी डी है, वृत्त के अंदर एक बिंदु पी पर काटती हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है ऐसे केसेस में, ये लाइन ए पी इंटू में बी पी बराबर ये लाइन सी पी इंटू में डी पी। ये प्रूफ आता कहाँ से है, तो भाई ये प्रूफ आता आपका सिमिलरिटी से। कोई करके देखना चाहे बच्चा, बी सी को मिला लेना, ए डी को मिला लेना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, या ए सी को मिला लेना, बी डी को मिला लेना, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी से प्रूफ करके देखना चाहो तो कर सकते हो, बाकी नीड नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे कोड की प्रॉपर्टी है। ठीक, डेटा क्या दे रखा है उसको लिखना है। ए से पी तक की वैल्यू कितनी है, 4, और ए से बी तक की वैल्यू 10, तो ये कितनी आ गई भाई, 6। सी डी पी सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5। सी डी पूछ रहा है तो मैं एक बार के लिए इसको x मान लो। ठीक है, यहां एरर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि करोगे ही करोगे। इसको x मान लिया, कैसे डील करोगे, 5 गुणा में x 5x, 6 गुणा 4 24, 5x बराबर 24, 24 में 5 का भाग दिया, 5 का भाग 4 बार चला गया, 20 में 4 बचा है, 4.8 आ गया। एग्जामिनर देखो चालाक है, यहाँ पर ऑप्शन डी उसने क्या डाल रखा है, 4.8, कि कोई बच्चा इसे डील करेगा, x की वैल्यू आएगी, सीधे सीधे हिट मारेगा, सवाल गलत हो जाएगा। तो यही वो एरर होती है इस पार्ट के अंदर। सिली मिस्टेक आप कह सकते हो कि आपने डील करना स्टार्ट किया, एक पॉइंट के ऊपर आपने हिट नहीं किया, सब कुछ सही निकाला। तो ये अपने नोट्स के अंदर वही है, मार्क करते रहा करो। जो कॉमन मिस्टेक है वो मैं बता सकता हूँ। पूछा क्या था भाई, सी डी पूछा था, बताना क्या था, इसके अंदर 5 और ऐड करो तो रिजल्ट एक्चुअल में कितना है, 9.8, ये रिजल्ट हो गया। ठीक है भाई, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर अपना 19 देखना जरा। 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 43.20 रुपए है, तब x का मान क्या होगा। देखो सीधा सा है, प्रिंसिपल था उसका R%, उसका भी R%, यही 2 साल में CI माइनस SI था। लास्ट क्लास में ट्री भी बनाया था, एक्सप्लेन भी किया था, सीधे सीधे कर लेते हैं। तो क्या करोगे, x का निकालोगे 12%, ठीक है, 16 आपको करना ही है, 12%, 12 बटा में 100, 4 से काट दोगे तो कितना बचेगा भाई, 4 से काटोगे 3 बार, नीचे 25, 3/25, फिर इसका भी 3/25 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 4320। ठीक है, पॉइंट अगर खत्म करना चाहते हो तो एक दिमाग ये लगा सकते हो ऐसे सवालों में कि 12/100 लिख लेंगे, इसका गुणा कर देंगे, ये मामला सेट हो जाएगा। जैसा आपका मन करे वैसे वैसे आप इन सवालों को डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 12/100 भी लेकर के चलते तो भी कोई समस्या नहीं होती है। कैलकुलेशन वही है कि आदत डालनी होती है आपको कि डेटा दिखा, थोड़ा बहुत इजी लिख लिया, वैसे काम चल जाता है। सोल्व कर ले, 12 से ही काट लेते हैं या 36 से कट जाएगा। देखो 36 से काटोगे एक बार, कितना बचा, 7, 36, 2, 72। x बराबर 25 को 4 से करते हैं 100 आता है, 12 है ये, उसका भी 3 गुना, तो कितना आ जाएगा भाई 300, और एक आपके लग गया क्या यहाँ पर 0, रिजल्ट कितना 3000। ठीक है, तनाव लेने की नीड नहीं है, सीधे सीधे सवाल आपका सोल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 नंबर को देखना भाई। 3.8 प्लस 8.2 डिवीजन मतलब बोर्ड मास का एक सवाल है, ऑफ नहीं दे रखा है, तनाव नहीं लेना है। दूसरी एरर कहाँ हो सकती है, डिवीजन पर, उसमें थोड़ा सा अवेयर रहना है। तो देखो 3.8 प्लस का साइन, 8.2 में 4.1 का डिवीजन किया, 2 आ जाएगा, 2 गुणा में 2 4, माइनस 4 गुणा 3 12 में डिवीजन किया है 1.2 का, 12 में 12 का डिवीजन करते कितना आता आपके पास 1, 1.2 है, तो इसका मतलब कितनी बार चला जाएगा डिवीजन, 10 बार। ठीक है, 4 3 7, 7.8
में से 10 चला गया तो माइनस का कितना आ जाएगा भाई 2.2। ये आपका हो गया यहाँ से रिजल्ट। सवाल नंबर 21 को देखना, क्या कहा, a प्लस बी बराबर 6 है, ए बी आपका 8 है। तो आपसे पूछा है इसने a क्यूब प्लस बी क्यूब। इस सवाल में वैल्यू पुट हो रही है, क्या हो रही है भाई, 4 प्लस 2 6 हो गया, 4 गुणा 2 8 हो गया। तो 4 का क्यूब आपका 64 और फिर 3 का क्यूब यहाँ पर आपके पास कितना, सॉरी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा 72। ध्यान रखना क्या रिजल्ट आया है, a बराबर 4 जस्टिफाई कर रहा है, b बराबर 2 जस्टिफाई कर रहा है। इसकी वजह से 72 आपने वर्बली रिजल्ट निकाल लिया। पूरा सवाल माइंड में हो रहा है, ये करके भी देखा कि आपने देखा वैल्यू आसान थी, 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8 ऐड किया, 72 रिजल्ट आ गया। हमेशा नहीं होता ऐसा, कई सारे सेशन आपने ऑब्जर्व किए होंगे पिछले 10-12 सेशन, किसी में भी वैल्यू पुट नहीं हो रही थी, इसमें हो रही है। तो एक यूनिवर्सल तरीका तो आना ही चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है भाई आपका ए प्लस बी, इंटू में ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है नहीं, तो ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे 36 और माइनस का क्या आता था 3ab, ये कितना आ गया 24। 12 बचा, 12 गुणा में 6 72। ऐसा नहीं है कि इस पैटर्न में कोई बुराई है, फॉर्मूलों पर कमांड कर दो, 5-6 फॉर्मूले हैं गिने चुने, एक बार कमांड आ गए इन सवालों को देखते ही खत्म करना स्टार्ट कर दोगे। चलिए भाई नकली सा सवाल, सवाल नंबर अपना 22। ये तो अटेम्प्ट करके बता देना यार, ठीक है, नहीं करवा रहा ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो एक डीआई देख लेना जरा, डीआई भी आपको करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि जो बच्चे मान लो भविष्य में एसएससी सीजीएल की एग्जाम देंगे, मेंस के अंदर डीआई आती है, ठीक है भाई, मेंस में डीआई आती है, डीआई के ठीक से सवाल रहते हैं, 5 6 7 8 तक भी सवाल मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस पर कमांड बनानी है। डीआई एसएससी में ऐसी पूछता नहीं है कि जो आपसे सोल्व ना हो, बस प्रयास ये करना है कि टाइम बचे। प्रीलिम्स में भी आपको 3 सवाल देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब हर एग्जाम में ही घूम फिर के डीआई आती है। तो ध्यान से देखो, इसने क्या कहा, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस डिसिप्लिन्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेज। 5 कॉलेज हैं, इनकी अलग अलग जो विषय हैं, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये आपको दे रखे हैं। कॉलेज के नाम ABCDE। पहले कॉलेज में डेटा परसेंटेज में है, ए कॉलेज के नीचे 25% स्टूडेंट है वो साइंस में पढ़ते हैं, ए कॉलेज के 35% स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ए कॉलेज के 40% स्टूडेंट मैथ्स में पढ़ते हैं। तो 40 35 25 ऐड करोगे 100% आ जाएगा। यही बात B, C, D और E पर अप्लाई होगी, क्योंकि वो ऊपर ही कह चुका है। तो ये तो होती है इसकी रीडिंग, डीआई को स्पेशली पढ़ा था तो रीडिंग भी सीखी थी। चलो इसने क्या कहा, कॉलेज ए और सी के गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। ए और सी की अगर हम लोग बात करें तो देखना जरा, ए और सी कहां चला गया आपका, ए और सी। ए और सी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, 8000 और 15000। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, 23,000 है। फिर देखना जरा, मैथ्स के आपको स्टूडेंट चाहिए, मैथ्स के इसमें तो कितने हैं 40% और उस वाले में आपके पास कितने हैं 35%। तो आप क्या करोगे भाई, 8000 का निकालोगे 40%, 8000 का आप यहां पर निकालोगे 40%। फिर क्या करोगे, अगले कॉलेज सी के अंदर 15,000 स्टूडेंट्स हैं, 15,000 स्टूडेंट्स का कितना निकालोगे 35% और इससे बदलना है प्रतिशत में तो गुणा कर दोगे 100। अब ये ठीक ठीक कॉमन सेंस आप लगा ले जाते हो कि यार ये सब लिखने की नीड नहीं थी, परसेंटेज उस 100 को खत्म कर देगा। इनमें 3 जीरो हैं तो इनको ये वैसे खत्म कर देगा। आप एक दिमाग लगाकर ये कर सकते थे कि टोटल स्टूडेंट जहाँ दे रखे हैं 8000 15,000, रेशियो ले लो, ए कॉलेज में 8 स्टूडेंट है, बी में 15 है, तो नीचे आपको सीधे सीधे कितना दिख जाता भाई 23। इनका परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज को सोल्व ना करके सीधे लिख दोगे तो वो इसके साथ कट जाएगा। तो आप क्या करते, 80 गुणा 40 सीधे सीधे 320 लिखते, 35 गुणा 15, 15 5 75, 15 3 45 और 7 आपका 52। ऐड कर दिया 500 300 845 अपोन में कितना आ गया भाई 23। सोल्व करोगे 23 गुणा 3 69, 23 गुणा 4 92 होता है, 23 गुणा 3 69, 69 हो गया, कितना बचा आपके पास 14 और एक 15।
अब यहाँ पर 15 बच गया, एक आपने उठा लिया। 7 बार अगर करोगे तो 140 161 आएगा। इसका मतलब डिवीजन कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 3 18, 6 दूनी 12 और एक आपका 13, ये 7 बच गया आपके पास। 117, 170 में 23 का भाग दोगे तो लगभग कितनी बार चला गया भाई आपके पास? 7 बार। 36.7% आपका रिजल्ट आ गया ऑप्शन सी। तो क्या किया हमने, ये लाइन आप चाहते तो अवॉइड कर सकते थे। 8000 15000 सीधे लिखते, 8 और 15 स्टूडेंट है, नीचे आ गया 23। 8 का 40% लिखते, फिर क्या करते आप यहाँ पर 35 का 15 का 35%, फिर परसेंट में कन्वर्ट करोगे, खत्म कर देगा। तो सीधे क्या करना था, 40 गुणा 8 320, 35 को 15 से करते 525, जोड़ दिया, डिवीजन किया। तो ये आपको सुधार करने हैं। डीआई के अंदर भी आप थोड़ा सा फोकस रखें भाई। चलो अब ये वाला जो सवाल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 24 नंबर का, ये आपका होमवर्क रहेगा, अटेम्प्ट कर लेना। करना क्या है, कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों को दर्शाया गया है, तो ई को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड या सेक्टर की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो देख लो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके। टोटल स्टूडेंट हजारों में चल रहे हैं, तो मैं हजारों का सबका 3-3 जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो 11,000 ई में, फिर 9 आपके डी में, 20 हो गया, फिर 35 और फिर 45, 45 में 8 जोड़ दिया आपने, कितना आ जाएगा? 53। टोटल स्टूडेंट 53 हैं। ई के हिस्से में क्या आएगा? ई के हिस्से में 11 आएगा। और आपसे क्या कह रहा है कि अगर पाई चार्ट की फॉर्म में इसे बनाते तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती? 360 डिग्री। इस 360 डिग्री का कितना हिस्सा ई के पास है? 11/53। इसको सोल्व करोगे तो यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, करना संभव है वैसे। 0 6 9 3 अपॉन में 53। ठीक ठीक कॉमन सेंस लगाओगे, जैसे 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार डिवीजन चला गया यहाँ से। 7 को 50 से करोगे 350, 21 से करोगे तो 371 आ गया। कितना बचा आपके पास? 25, 250। 250 में 5 बार तो जाएगा नहीं, 74 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रोक्सीमेट पूछ रहा, ऑप्शन ए को टिक मार दिया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये अप्रोच है आपकी भाई। 25 का ले लो स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीनशॉट ले लो, अटेम्प्ट करना है, कमेंट करके भी बताना है, और 26 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, तो ये हो गई अपनी आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट। यहीं तक ही इसको रखते हैं। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट इनको मतलब कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। अगर आपको ठीक लगता है कि यार ये टीचर ठीक है, सही डेडिकेशन दिखा रहा है, तो एटलीस्ट कमेंट तो कर दिया करें। डिमांड तो बहुत रहती है ग्रुप के अंदर, हो हल्ला पूरे दिन ही मचा रहता है। नीचे वाला ग्रुप में मुझे लगा था कि इसमें आप डाउट्स को डिस्कस करेंगे, डाउट्स ना डिस्कस होके कि क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, उस टाइप का ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है कि सर ये पढ़ा दो, इसको ऐसे पढ़ा दो, पीडीएफ क्यों नहीं मिल रही, वो क्यों नहीं मिल रहा। तो थोड़ा सा इसका सही सही सा यूज किया करें, अदरवाइज इसको बंद कर देंगे भाई। यही तनाव थोड़ा ना सुनना अपने को, कि ऐसा भी नहीं हो रहा कि बहुत चमत्कारिक बच्चे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अरे फ्री में ही पढ़ा दूंगा सीजीएल की सीरीज, पूरी की पूरी सीजीएल मैथ्स पढ़ा दूंगा, लेकिन उधर 300 बच्चे तो आए। अब ये मत कह देना कि कुछ टाइम के बाद 300 आने स्टार्ट हो गए तो 300 जैसे 1-1.5 महीने के बाद मैं अपनी तरफ से और एफर्ट लगाऊं, कुछ और करूं, तो फिर 300 आए, फिर कह दो नहीं, अभी आने चाहिए। मतलब आपको पता चल गया है कि टीचर ने कह रखा है, बहुत पहले ही कह दिया था कि एटलीस्ट उस पर 300 बच्चे आ जाओ। आपको मतलब नीड भी नहीं होगी कि कहीं से जीवन के अंदर पेड कोर्स खरीदने की। तो बेटर क्या रहेगा कि शेयर करें इनको, कमेंट ही कर दे। कुछ ऐसे भी हैं जैसे नहीं सर मैं शेयर तो कर ही नहीं सकता, कमेंट तो कर सकते हो। हर वीडियो के नीचे 20-22 कमेंट आ रहे हैं, उनमें भी आधे कमेंट वो होते हैं जो डाउट के होते हैं कि सर ये वाला सवाल अगली क्लास में फिर एक्सप्लेन करना, ये नहीं हुआ सोल्व। तो एक बात बताओ, ऐसा कैसे संभव होगा कि कोई आपको क्यों इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ाएगा? वो चीज़ें जो आपको चाहिए। ठीक है, शर्तें हैं हर चीज़ के साथ। रेलवे में वादा किया था, बिना हो हल्ला किए एक भी दिन नॉन स्टॉप 130 दिन आपको सीरीज चलाई। मेरे हिसाब से आप यूट्यूब का पूरा इतिहास उठा करके देख लो, अब तक जितने भी लोगों ने पढ़ाया किसी ने इतने सवाल करवा दिए। 1700 सवाल हमने 90 डेज में किए थे, 700 कुछ सवाल हमने रिवीजन में किए थे। अपना एवरेज आ रहा था मॉक टेस्ट का लगभग 25 क्वेश्चंस और 25 सवाल हमने किए थे। 700, 600, 1300 और 1700, 3000 सवालों से मैं आपको गो थ्रू करवा चुका हूँ। ठीक है,
किसी बच्चे ने खरीद भी रखा है तो अपने सवाल जोड़ के देख लेना, पेड कोर्स में भी आपको 1000 से ऊपर सवाल नहीं मिलेंगे। खैर, जैसा आपको ठीक लगे कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।